So, today we are going to start our first introductory session of macroeconomics for your CBSE class 12th, right? देखो बेटा, अपना जो इकोनॉमिक्स है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझोगे तो उससे पहले अपने को समझना ज़रूरी है कि उस क्लास का या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रोड मैप क्या है, ठीक है? सो दैट इज़ रियली वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्चुअली हमें क्या देगा और कितने मार्क्स के आसपास का वो चैप्टर आने वाला है या फिर वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा. सो दिस इज़ रियली वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, राइट? सो अगर मैं बात करूँ ना, आपका जो CBSE क्लास 12 का CBSE इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, इसका जो टोटल वेटेज है बेटा, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 80 मार्क्स. क्या मिलने वाला है आपको? 80 मार्क्स बेसिकली मिलेंगे, राइट? इस 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स का तो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या नाम है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? और अगेन जो दूसरा 40 मार्क्स है उसका बेसिकली नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मीन्स इन क्लास 12 यू हैव टू स्टडी दीज टू बुक्स, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग IED भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? IED. तो इन फ्यूचर जब भी अपन IED बोलेंगे, इट डज मीन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली जो पूरा 40 मार्क्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स. कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है? 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है ना, जिसमें से फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, है ना. सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट यूनिट के बारे में अगर बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सो दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बिकॉज इट विल गिव यू 10 मार्क्स. कितने मार्क्स देगी आपको? 10 मार्क्स. ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछेगा एंड 4 to 5 मार्क्स के आसपास का थ्योरी पोर्शन पूछने वाला है, राइट? क्लियर? नेक्स्ट जो यूनिट है इट इज व्हाट? मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग में टोटल जो तुम्हारे पास चैप्टर्स हैं बेटा वो हैं 2. फर्स्ट चैप्टर है मनी एंड सेकंड चैप्टर है बेटा क्या? बैंकिंग. और ये आप लोगों को देगी बेटा कितने? 6 मार्क्स. कितने मार्क्स देगी? 6 मार्क्स इट विल गिव, राइट? यूनिट नंबर 3 जो है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है. सबसे बड़ी अगर यूनिट की बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इट विल गिव यू 12 मार्क्स, है ना. इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कोर थ्योरी क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है. अच्छा, पिछले कुछ साल से या 3-4 साल से बात करूं तो CBSE अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत सारे बना रहा है ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बना रहा है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है. तो वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग इस सेशन के अंदर धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो करेंगे. यूनिट नंबर 4 की बात करूं, सो इट इज व्हाट? गवर्नमेंट, बजट एंड द इकोनॉमी. इसके अंदर ओनली एक सिंगल चैप्टर है, यानी ये सिंगल चैप्टर अकेला तुमको कितने मार्क्स देगा? 6 मार्क्स देगा. कितने मार्क्स देगा बेटा? 6 मार्क्स देगा, राइट? नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. यूनिट का नाम तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है. इसमें चैप्टर्स होंगे बेटा कितने? 2. कितने चैप्टर्स होंगे? 2. बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज इस यूनिट का नाम है, यानी इसमें 2 चैप्टर आएंगे. एक तो आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा आएगा बेटा कौन सा? अपना फॉरेन एक्सचेंज. क्या आएगा बेटा? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. अगेन ये भी यूनिट कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है. तो सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कितना चैप्टर है? इस चैप्टर को, इस पूरी यूनिट को यूनिट की तरह पढ़ना. बचते अगर हम लोग डिवाइड करें तो लगभग इसके अंदर 3 चैप्टर है. कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स. और ऐसे ही अगर हम लोग नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात करें तो इसमें भी मोटे मोटे लेवल के ऊपर 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है. सो इन टोटल हमारे पास चैप्टर्स कितने हो गए? इन टोटल हमारे पास चैप्टर्स हो गए सर 3 चैप्टर तो यहाँ हो गए, ठीक है ना. 3 चैप्टर्स तो सर यहाँ हो गए, 2 चैप्टर यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया. 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11, यानी मोटे मोटे अगर तौर पे मैं देखूं तो आपके पास में 11 चैप्टर्स है सर. यहाँ पे कितने हैं सर? 11 चैप्टर्स है. कितने चैप्टर्स है बेटा? 11 चैप्टर्स वी डू हैव हियर. क्लियर? क्या कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स. क्लियर है क्या बात? ठीक है ना ब्रो, ये बात क्लियर है क्या? ठीक है. सो 11 चैप्टर्स हमारे पास यहाँ. नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर किस पे? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, ठीक है. ये रोड मैप क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि हमको पता चलेगा इससे कि हम लोगों को एक्चुअली करना क्या क्या और क्या क्या नहीं करना. अब यहाँ पे 5 यूनिट तो आपकी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिट नंबर 6. क्या है बेटा? यूनिट नंबर 6, ठीक है. व्हाट इज इट? डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, है ना. अब ये टेक्निकली 2 चैप्टर्स के नाम है. क्या है? ये 2 चैप्टर्स के नाम है. फर्स्ट चैप्टर तो हो गया आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 to 1990, है ना. ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 ये पहला सेकंड चैप्टर है.
और फिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये थर्ड चैप्टर है। इस पूरी यूनिट में आप लोगों को 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। कितने चैप्टर्स देखने को मिलेंगे? 3 चैप्टर्स, है ना। और ये यूनिट बेसिकली क्या बोल रही है? ये यूनिट बेसिकली कुछ ऐसी बात कर रही है कि सर आज हम जिस पोजीशन में खड़े हैं ना, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, तो हमारा जो आज है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पास्ट, है ना। सो इंडियन इकोनॉमी को अगर तुम देखोगे, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखोगे कि आज हम कितना डेवलप्ड है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल क्या है, आज इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज का लेवल क्या है ना, आज हम लोगों को इंडिपेंडेंसी कितनी मिली हुई है, तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री में अपने इंडियन इकोनॉमी के 3 पार्ट्स कर सकते हैं। कितने पार्ट्स कर सकते हैं बेटा? 3 पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा पार्ट कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। एक तो कर सकते हैं सर 1947 को, फिर 1947 के बाद में एक टाइम आता है 1991, और एक आता है हमारा 2026, ठीक है। 1947 में हमें क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस, है ना। 1947 से लेकर 1991 तक हमने अपनी इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाया, लेकिन 1947 से पहले लगभग 200 इयर्स तक ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया में क्या किया? रूलिंग किया। तो ब्रिटिशर्स की इंडिया में जो एंट्री हुई थी वो हुई थी 1757 में। क्या हुई थी? 1757 में यहां पे ब्रिटिशर्स की क्या हुई थी? एंट्री हुई थी। तो 1757 से लेकर कहां? 1757 से लेकर 1947 तक इंडिया में रूलिंग किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहां पे एक ब्रेकडाउन और लगता है, और ईयर आता है 1857। क्या आता है? 1857, ठीक है। 1757 में हुआ था वॉर ऑफ प्लासी। क्या हुआ था? वॉर ऑफ प्लासी। नाम याद होगा आप लोगों को, एसएसटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वॉर ऑफ प्लासी जब हुआ तो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका एंट्री होना शुरू हो गया, और लिटरली उन लोगों ने एक पार्ट के ऊपर रूलिंग अपना ले लिया। 1757 से लेकर 1857 तक, इस ड्यूरेशन में, है ना, किस ड्यूरेशन के अंदर? इस ड्यूरेशन के अंदर इंडिया में काम किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। 1857 से लेकर 1947 तक यहां पे काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसको आप ब्रिटिश क्राउन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन भी अपन क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ था? 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सप्लॉयटेशन इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग को। तो आपको याद होगा द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857, है ना, क्लियर। और 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ब्रिटिश महारानी जो थी बेसिकली उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुम वापस आ जाओ, अब हम लोग खुद क्या करेंगे? इंडिया पे कंट्रोल करेंगे। यानी 57 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा, 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रहा, ठीक है। अब 1947 में हमें क्या मिली सर? 1947 में हमें मिला सर इंडिपेंडेंस। क्या मिला? इंडी, है ना, पेंडेंस, है ना, क्या मिला? इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है। तो 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंट, राइट। सिंपल सी समझ में आ गई चीज। अब 1947 में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? इंडियन पॉलिटिशियंस के हाथ में। किसके हाथ में आ गया? इंडियन पॉलिटिशियंस के हाथ में। अब जब इंडियन पॉलिटिशियंस के हाथ में इंडिया का कंट्रोल आया तो इन पॉलिटिशियंस ने 1947 से लेकर 1991 तक इंडिया को अपने हिसाब से चलाया। क्या किया? इंडिया को अपने हिसाब से चलाया। फिर 1991 में ऐसा क्या हुआ कि ब्रेक थ्रू हम लोगों को लेके आना पड़ा। 1991 के अंदर बेसिकली एक चीज हुई थी, है ना, 1991 के अंदर एक चीज हुई थी, यानी जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी फंक्शन कर रही थी ना, हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से इकोनॉमी को फंक्शन करवा रही थी, उस इकोनॉमी के अंदर था क्या? उस इकोनॉमी के अंदर कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि यार हम अपनी इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाएंगे, सारी चीजें गवर्नमेंट खुद बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल बहुत कम था, ग्लोबलाइजेशन इनवाइट नहीं कर रखा था, फॉरेन कंपनीज को आना नहीं दे रहे थे, फॉरेन कैपिटल्स को इजी गोइंग आने नहीं दे रहे थे। यानी जो रेस्ट्रिक्शंस थी प्रोडक्शन के ऊपर वो क्या थी? बहुत ज्यादा थी। हर चीज कौन बनाने की कोशिश कर रहा था? गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग। बाहर से फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो आने दे नहीं रहे थे। तो ऐसी सारी सिचुएशंस को करते करते 1991 तक हमारी इकोनॉमी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने लगी। जिन प्रॉब्लम्स में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था, जो बाहर से एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए जरूरी होता है,
वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, इतना कम हो गया था कि 15 दिन का एसेंशियल इंपोर्ट्स करने का पैसा भी हमारे पास नहीं बचा था। प्लस हमारी इकोनॉमी का जो मैनेजमेंट था वो बड़ा मिसमैनेजमेंट तरीके से काम कर रहे थे। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए बेसिकली उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा, है ना, राव। और जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, ये तो थे पीएम, और फाइनेंस मिनिस्टर थे बेसिकली उस समय, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह के बारे में आप सब जानते हो, ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एज वेल, ठीक है ना, क्लियर, ग्रेट इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो अब मनमोहन सिंह जी जो हैं उन्होंने बेसिकली बोला कि यार हमारे पास एक रास्ता है और हम क्या करेंगे, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक के पास हेल्प के लिए बेसिकली जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान बार बार जाता ना आईएमएफ के पास में कि हमें लोन दो, हमें हेल्प करो, हमें लोन दो, हमें हेल्प करो। तो हमारी सिचुएशन भी 1991 को वैसी ही थी। तो 1991 को हमें मिला डॉलर, है ना, हमें मिला बेटा $7 बिलियन का लोन, ऑन द कंडीशन कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर लिबरलाइजेशन करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर ग्लोबलाइजेशन इन्वाइट करेंगे। यानी जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी हमने, उस रेस्ट्रिक्शंस को लिबरल करेंगे। हर छोटी मोटी चीज के लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ता था, है ना। गवर्नमेंट बोल रही है शक्कर भी मैं बनाऊंगा, पेपर भी मैं बनाऊंगा, सीमेंट भी मैं बनाऊंगा, कागज भी मैं बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं बनाऊंगा, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ थिंग वाज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स थे तो उनके लिए लाइसेंस राज वाला प्रॉब्लम था, यानी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। और थर्ड चीज जो सबसे बड़ी थी कि फॉरेन नेशंस को या फॉरेन गुड्स को हम इजी गोइंग इंडिया में आने नहीं दे रहे थे। इससे जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उनको कंपटीशन नहीं मिल रहा था। तो आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने 3 कंडीशंस के ऊपर लोन दिया कि आप नेशन के अंदर लिबरलाइजेशन लेके आ पाओगे, जो रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज है उसको लिबरल करोगे, हर जगह जो गवर्नमेंट सेक्टर टांग अड़ा के बैठा है उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर्स को क्या करो, इन्वॉल्व करो, और ग्लोबलाइजेशन इनवाइट करो, यानी फॉरेन कंपनीज को आप अपने नेशन के अंदर क्या करो, आने दो। ऑन दीज 3 कंडीशन इन्होंने हमको क्या दिया, $7 बिलियन का क्या दे दिया बेटा, लोन दे दिया। क्या दे दिया, $7 बिलियन का लोन दे दिया। और ये जो इवेंट हुआ ना, इसको हमने बोला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्या बोला, NEP 1991, ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है। तो 1991 से पहले इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन था, नहीं था, प्राइवेटाइजेशन था, नहीं था, ग्लोबलाइजेशन था, नहीं था। 1991 के बाद में क्या हुआ, ये सब चीजें हुई। तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में क्या हुई, आई, वो अपने साथ फॉरेन कंट्री से पैसा लेके आई। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का क्या हुआ, बड़ा, इकोनॉमी को क्या मिला, किक स्टार्ट मिला। आई बात समझ में। तो अब हम लोगों को ये जो टाइमलाइन है, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि पता चल गया होगा इस टाइमलाइन के बारे में, ठीक है, कि सर ये टाइमलाइन बेसिकली क्या कह रही है ना, ये टाइमलाइन बेसिकली क्या कह रही है। होपफुली ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी कि देखो 2026 की अगर हम लोग बात करें तो आज हम प्रेजेंट में बैठे तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पास्ट। हमारे साथ पास्ट में क्या इवेंट हुए कि सर 1757 से पहले इंडिया वाज अ रिसोर्स रिच नेशन। 1757 में इंडिया में क्या, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया। वहां से लेकर 1857 तक क्या रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा। 1857 से लेकर 1947 तक इंडिया में क्या रहा, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल रहा। 1947 में हमें क्या मिली, आजादी मिली, हमने झंडा फहराया और इंडिया 2 टुकड़ों में डिवाइड भी हुआ, एक बना पाकिस्तान और एक बना इंडिया, ठीक है, यानी हमारी कंट्री के पार्टीशन भी हुए, समझ गए। बट स्टिल हमारी कंट्री का जो बेसिकली कंट्रोल है वो हमारे खुद के पास में आ गया। तो एक तो इवेंट तुम देखोगे, कौन सी लाइन, एक तो इवेंट देखोगे तुम इस 1757 से लेकर 1947 तक का समय, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, इस 1947 से लेकर 1991 तक का समय। और तीसरा है बेटा तुम्हारा टॉपिक इस 1991 से लेकर 2006 तक का समय, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। कितने चैप्टर्स आ जाते हैं, 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 आता है ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या आता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। फिर बात करते हैं सर किसकी, चैप्टर नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 कहां से लेके कहां तक, यहां तक है, ठीक है। तो यहां क्या आ गया बेटा, चैप्टर नंबर 2 आ गया। क्या है चैप्टर नंबर 2, इंडियन
इकोनॉमी कब से 1950 से 1990, 1950 से 1990 बराबर क्या, बोलो क्लियर है क्या? क्या हो गया? इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो 1950 से 1990, 1950 में क्या हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ 1950 से लेकर 1990, क्योंकि 91 में क्या हो गया? एक ब्रेक थ्रू आ गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है बेसिकली अपना, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है सर? नेक्स्ट चैप्टर है अपना ये वाला, ठीक है ना? नेक्स्ट चैप्टर है सर अपना ये वाला, दैट इज व्हाट, इस एलपीजी से लेकर 2026 तक का समय, ठीक है। और ये जो चैप्टर होगा ये कौन सा होगा? ये चैप्टर हो जाएगा बेटा चैप्टर नंबर, ये चैप्टर हो जाएगा बेटा चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना? क्या होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1990। क्या होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, यानी 1991 से हमारे इकोनॉमी में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। तो 1991 के बाद में जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, कब से आया? 1991 में, है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, कब आया? 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? 1991 में। जीएसटी आया, कब आया? 1991 के बाद में। तो ये 1991 से लेकर प्रेजेंट तक हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो क्या ये बात आप लोगों को टाइमलाइन क्लियर हो गई क्या? क्या ये टाइमलाइन आप लोगों को क्लियर हो गई जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इज इट क्लियर क्या? ठीक है। तो ये जो पहला यूनिट है तुम्हारा, कौन सा वाला यूनिट? पहला यूनिट मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इस यूनिट के, यूनिट नंबर 6 के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये पहला यूनिट कितने मार्क्स देगा तुमको सर? ये जो पहला यूनिट है ये हम लोगों को मार्क्स देगा सर 12। और इसमें चैप्टर कितने हैं सर? 3 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 3 चैप्टर्स है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल 3 चैप्टर्स इन अ वेरी वेल मैनर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। 1947 से पहले हम कैसे थे, यानी जब इंडिपेंडेंट हुए तब हम कैसे थे, इसमें हमको क्या बताया जाएगा? बिफोर 1947 इंडिया के साथ कैसी सिचुएशन थी एंड ऑन द ईव ऑफ 1947 हम कैसे थे। फिर 1947 में जब हम लोग आजाद हो गए, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने का समय, ठीक है, हमने कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया उसका समय, फिर वहां से 5 ईयर प्लान्स बनाए वो, और 1990 तक हम लोगों ने क्या किया, ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे कि सर 1991 से लेकर अब तक क्या क्या इवेंट्स हमारी इकोनॉमी में हुए। इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये 3 चैप्टर्स वी नीड टू स्टडी, और जिसका वेटेज कितना आएगा बेटा अपना? 12 मार्क्स। और इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक्स और उसके बेसिस पे जो नोट्स हैं उसको पढ़ेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, है ना? वेल ड्राफ्टेड नोट्स हैं अपने पास में, जिसको अपन क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं और उससे रीडिंग लगाने वाले हैं। बोलो ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर किसकी? यूनिट नंबर 7 की। किसकी बात करते हैं? यूनिट नंबर 7 की। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें क्या पढ़ना है हमको? करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में, है ना? करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में यू नीड टू अंडरस्टैंड द 4 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे? 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। टेक्निकली इस पूरी यूनिट में एनसीईआरटी की बुक के अंदर 6 चैप्टर्स हुआ करते थे। कितने चैप्टर्स हुआ करते थे? 6 चैप्टर्स। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना? ये टोटल मिला के टोटल 6 चैप्टर हमने हुआ करते थे। पॉवर्टी रिमूव हो चुका है ना? पॉवर्टी क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है, विच वाज चैप्टर नंबर 4। इंफ्रास्ट्रक्चर रिमूव हो चुका है, विच इज चैप्टर नंबर 8, है ना? मोदी गवर्नमेंट क्या बोलती है? हम जब से आए तब से पॉवर्टी हमारे देश में आई नहीं, तो इसके बारे में मत पढ़ो, ठीक है ना? और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम खूब कर रहे हैं, इसलिए ये 2 चैप्टर इन लोगों ने क्या कर दिए? मोदी जी ने डिलीट कर दिए। मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना? क्लियर? सो डोंट टेक ट्राई टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस, ठीक है? पता चले कल को मोदी जी सुन लेंगे ये बात तो मुझे उठा के ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना? तो ऐसा काम नहीं करना है। तो ये जो 4 चैप्टर्स है ना बेटा तुम लोगों को, ये तुम्हें कितने मार्क्स दिलवाएंगे? ये जो 4 चैप्टर्स हैं, दिस विल गिव यू 20 मार्क्स। कितने मार्क्स बेटा? 20 मार्क्स। 4 चैप्टर्स है क्या? सुन लेना 4 चैप्टर्स का ध्यान से। सबसे पहला चैप्टर तो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा चैप्टर है बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पॉवर्टी डिलीट हो चुका है ना? पॉवर्टी वाज चैप्टर नंबर 4,
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 4 कौन है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सर रूरल डेवलपमेंट। क्या चैप्टर है बेटा? रूरल डेवलपमेंट, है ना। रूरल डेवलपमेंट के बाद में नेक्स्ट चैप्टर है बेटा अपना एम्प्लॉयमेंट। कौन सा चैप्टर है? एम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट कर दिया, फिर बचता है बेटा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बचता है? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक से हमारे 5 चैप्टर्स है, चार चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ऑन एन एवरेज अगर मैं वेटेज मानूं हर चैप्टर का तो कितना है? लगभग 5 नंबर। लास्ट में एक सिंगल चैप्टर खड़ा है आपके पास, है ना। कितने नंबर देगा सर आपको? 8 मार्क्स देगा। चैप्टर का नाम और यूनिट का नाम, है ना। ये कंप्लीट चैप्टर एक यूनिट है, यूनिट नंबर 8, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद इट्स नेबर्स। यार अगर मैं अपनी बात करूं इंडिया की, तो हमारे पड़ोसी कौन है? हमारे ऊपर बैठा थोड़ा सा साइड पे पाकिस्तान, दूसरे एंड में बैठा है बेसिकली क्या? चाइना। ठीक है, और चाइना और पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान और हम भाई भाई थे, और लगभग एक ही मोमेंट के ऊपर हम लोगों ने अपना डेवलपमेंट प्रोसेस क्या किया है? शुरू किया। दोनों ही जगह पे 5 ईयर प्लान्स की पॉलिसी चलती है। ऐसा ही एक चीज चाइना भी लेके चलता है, वहां पे भी कुछ इस तरीके के 5 ईयर प्लान्स चलते हैं। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ने अपना जो डेवलपमेंट प्रोसेस है लगभग 1940s के आसपास, लेट 1940s में शुरू किया। हमारा 1947 के आसपास, चाइना का 1949 के आसपास। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब तीनों नेशंस ने एक ही समय के ऊपर काम करना शुरू किया, क्या आज हम तीनों नेशन एक ही पोजीशन पे हैं क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। वी ऑल 3 नेशंस स्टूड एट अ डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, तो यूनिट नंबर 8 बेसिकली एक सिंगल चैप्टर के ऊपर क्या करेगी? बात करेगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा एक चैप्टर है। कितना चैप्टर है? देयर इज ओनली 1 चैप्टर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट एंड दैट चैप्टर विल गिव यू 8 मार्क। तो समझो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया विद नेबर्स। नेबर्स कौन कौन है? नेबर्स एक तो ऊपर पाकिस्तान और एक साइड में जो चीन यहाँ बैठा है वो। ठीक है ना, क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या ये बात? बोलो क्लियर है क्या बात? सो आई सपोज एंड आई होप कि ये जो बेसिक लेआउट है आप लोगों को एक बार समझ में आ चुका है कि सर मेरा जो पूरा कोर्स करिकुलम है उसमें कितने चैप्टर्स हैं। यानी यहाँ पे कितने चैप्टर हो गए? 3, 4, 7 और 1 8 चैप्टर्स। तो यहाँ पे चैप्टर्स कितने हो गए सर? 8 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स। और वहां चैप्टर्स कितने हैं सर? 11 चैप्टर्स। तो 11 एंड 8 टोटल मिला के हमको कितने चैप्टर्स के बारे में बात करनी है? टोटल 19 चैप्टर्स के ऊपर बात करनी है। ठीक है, इसमें से जो नेशनल इनकम है और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, हम उसको चैप्टर की तरह पढ़ते ही नहीं, उसको हम लोग यूनिट की तरह पढ़ते हैं। ठीक है ना, कि कंप्लीट यूनिट है दैट वी नीड टू स्टडी एंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बोलो क्लियर है क्या ये बात? इजी। चलिए आगे बात करते हैं सर। ठीक है, तो ये टाइमलाइन मैंने आप लोगों को बता दी थी, है ना। आई होप कि ये टाइमलाइन तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? 3 चैप्टर्स कौन कौन से? अब बात करें अगर हम लोग, है ना, नाउ अगर हम लोग बात करें आगे, तो देखो भैया हम सबसे पहले मैक्रो का फर्स्ट टॉपिक पिक करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सर नेशनल इनकम। जिसका नाम क्या है? नेशनल इनकम। ऑलराइट, क्या? आइए जरा, अब नेशनल इनकम में हम लोगों को करना क्या? व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो जरा हेडिंग डालेंगे हम लोग नेशनल इनकम, है ना। और नेशनल इनकम है किसका टॉपिक सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है बेटा। किसका टॉपिक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब समझ लेंगे उसके बाद में वी विल अंडरस्टैंड कि इस नेशनल इनकम में क्या क्या कंटेंट हमारे पास में अवेलेबल है। तो जब नेशनल इनकम की बात करोगे, है ना, विच इज यूनिट नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इन दिस नेशनल इनकम आपको 2 तरह की चीजें बेसिकली पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? 2 तरह की चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द थियरी क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं किसी एम के साथ पढ़ा रहा हूं कि हम लोग उस चैप्टर के अंदर क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आप लोग इस नेशनल इनकम में पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, है ना। क्या करोगे बेटा? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे बेटा 2 टॉपिक्स पे से।
कितने टॉपिक्स में से? 2 टॉपिक्स में से। देयर आर 2 टॉपिक्स जिसके ऊपर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे, ठीक है। सबसे जो पहला टॉपिक है वो बेसिकली है हमारे पास में एग्रीगेट्स। क्या हो गया? एग्रीगेट्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटी और नेशनल इनकम आइडेंटिटी। क्लियर क्या? और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे सर मेथड्स पे से। किस पे से बनेंगे बेटा? मेथड्स पे से। इजी ना? क्लियर? अगेन मैं क्या बता रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना जो सीबीएसई है वो एनसीईआरटी में से ही तो डराइव है, बट कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी की नहीं पूछी जाती है, बट कुछ कुछ चीजें कई बार एनसीईआरटी से पूछ लेता है वो। तो हमको एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेशनल इनकम के बारे में भी बात करना जरूरी है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को जब पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे सर? नेशनल इनकम में हमारे सामने सर 2 तरीके का प्रॉब्लम्स आएगा, एंड 2 तरीके का वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो जो है ना सर, वो है बेसिकली हमारे सामने थियरी क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा पूछेगा सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो न्यूमेरिकल में हमारे सामने 2 तरह की चीजें आएंगी सर। कैसे तरह की चीजें आएगी? 2 तरह की चीजें। पहला तो पूछेगा एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स हमको जो पढ़ने हैं वो कितने एग्रीगेट्स पढ़ने हैं सर? 8 एग्रीगेट्स पढ़ने हैं। कितने एग्रीगेट्स पढ़ने हैं? 8 एग्रीगेट्स। और मेथड्स कितने पढ़ने हैं बेटा अपने को? 3 मेथड्स पढ़ने हैं। कितने मेथड्स पढ़ने हैं बेटा? 3 मेथड्स पढ़ने हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब जो एग्रीगेट्स पढ़ेंगे ना, ये एग्रीगेट्स भी 2 तरह के हैं। कितने तरीके के हैं? 2 तरह के एग्रीगेट्स हैं। कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं समझना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट तो एग्रीगेट्स हैं वो डोमेस्टिक लेवल के हैं, और सेकंड सेट ऑफ एग्रीगेट्स हैं बेटा ये नेशनल लेवल के हैं। कैसे हैं? नेशनल लेवल के हैं। तो जो डोमेस्टिक लेवल के एग्रीगेट्स हैं डी 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 और डी, और जो नेशनल लेवल के एग्रीगेट है बेटा इसको बोलते हैं एन 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 एन। यानी जो सेंटर में डी है इसका मतलब है डोमेस्टिक, और जो सेंटर में एन है उसका मतलब क्या है? नेशनल। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके आगे और पीछे भी कुछ आएगा, तो यहाँ आएगा सर जीडीपी, ठीक है ना। यहाँ पे भी आएगा सर जीडीपी। सर आपने 2 बार क्यों लिखा? सर एक बार जीडीपी आएगा मार्केट प्राइस लेवल पे, एक बार आएगा सर फैक्टर कॉस्ट लेवल पे, ठीक है। फिर सर यहाँ पे आएगा एनडीपी। एनडीपी सर एक बार एनडीपी आएगा मार्केट प्राइस लेवल पे, एक बार आएगा सर किस पे? फैक्टर कॉस्ट लेवल पे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक बार किस लेवल पे आएगा? एनडीपी लेवल, बराबर ना। फिर हम बात करें यहाँ पे जो नेशनल है, मैंने सेंटर वाला एलिमेंट लिखा है, यहाँ पे अगेन क्या आएगा? जी जी एन एन। लास्ट में आएगा बेटा पी 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 और पी। एक एलिमेंट होगा बेटा एमपी का, एक एलिमेंट होगा एफसी का, एक एलिमेंट होगा एमपी का, एक एलिमेंट होगा एफसी का। समझ गए क्या? ठीक है। यानी मेरे पास में टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 8। 4 तो हो गए डोमेस्टिक लेवल के और 4 हो गए नेशनल लेवल के। टोटल पोजीशंस हमारे पास कितनी है? टोटल पोजीशंस जो है सर हमारे पास में देखो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन। ये लास्ट वाला जो एमपी है, एफसी है, इसको साथ पढ़ते हैं। सिमिलरली 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन। फर्स्ट वाली पोजीशन पे हमारे पास में क्या आ रहा है? या तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? डोमेस्टिक आ रहा है बेटा, या तो क्या आ रहा है? डोमेस्टिक आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है बेटा? नेशनल आ रहा है, ठीक है। अब डोमेस्टिक आ रहा है तो देखो सर यहाँ पे डी 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 और डी, और नेशनल आ रहा है सर हमारे पास में तो यहाँ पे एन है ना। नेशनल आ रहा है तो बेटा क्या आ गया? एन 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 और एन, बराबर। क्या कोई इशू यहाँ तक? नहीं ना। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है? या तो जी आ रहा है यानी ग्रॉस आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है? नेट आ रहा है। और लास्ट पोजीशन पे या एमपी आ रहा है, या एफसी आ रहा है, या एमपी आ रहा है, या एफसी आ रहा है। थर्ड पोजीशन पे हमेशा क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। थर्ड पोजीशन पे हमेशा क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। अब जरा समझेंगे हम लोग इस बात को कि सर ये जो एनडीपीएफसी है ना, इसे हम क्या कहते हैं, और सर ये जो एनएनपीएफसी है हम इसे क्या कहते हैं। तो ये जो एनडीपीएफसी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? डोमेस्टिक इनकम, राइट। और ये जो बेसिकली एनएनपीएफसी है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। यानी इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, आप क्या ढूंढोगे? यू विल ट्राई टू सर्च, यू विल ट्राई टू फिगर आउट द एनडीपीएफसी। क्या ढूंढोगे बेटा? एनडीपीएफसी।
एंड अगर आपको बेसिकली नेशनल इनकम ढूंढना है तो यू विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट एनएनपीएफसी। क्या ढूंढोगे बेटा? यू विल ट्राई टू फिगर आउट द एनएनपीएफसी। बोलो क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब सर मैंने बोला आपको सर हमारे पास 3 मेथड्स भी, क्या है बेटा हमारे पास में 3 मेथड्स भी है ना। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं सर? 3 मेथड्स में से सर सबसे जो पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्शन मेथड, राइट। फिर जो दूसरा मेथड है, अच्छा इस प्रोडक्शन मेथड को आप वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हो। क्या कहते हो? वैल्यू एडेड मेथड। फिर जो दूसरा मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम मेथड। क्या देता है बेटा ये? इनकम मेथड। एंड जो तीसरी बात है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सपेंडिचर मेथड। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? फटाफट से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो जरा, क्लियर है क्या? चलिए वेट अ मिनट। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है अपने को। ठीक है, एक चीज और समझनी है कि सर ये जो मेथड्स मैंने पढ़ लिए है ना, ये जो मेथड्स मैंने पढ़ लिए इनमें से ये जो मेथड्स है मुझे देते क्या क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है कौन सा वाला? प्रोडक्शन मेथड, फिर इनकम मेथड है ना, और फिर एक्सपेंडिचर मेथड है ना। व्हाट दीज मेथड गिव्स? तो दीज मेथड विल गिव यू, प्रोडक्शन मेथड तुमको देगा बेटा GDP-MP। क्या देगा तुमको ये? GDP-MP। इज इट क्लियर? क्या ये तुमको क्या देगा? GDP-MP, राइट। फिर बात करें अगर इनकम मेथड की, इनकम मेथड तुमको क्या देगा? इनकम मेथड देगा तुमको NDP-FC। क्या देगा बेटा? NDP-FC। NDP-FC का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है बेटा? डोमेस्टिक इनकम, है ना। और अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं, तो एक्सपेंडिचर मेथड तुमको GDP-MP भी दे सकता है ना, और ये तुमको NDP-MP भी दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। क्या करता है? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कि सिचुएशन कैसी है उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि ये तुमको क्या दे रहा है। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ पे? है ना, क्लियर। अब ये मैं बहुत बेसिक चीज अभी तुम लोगों के साथ बता रहा हूँ, या बहुत बेसिक चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि सर ये मेथड हमें क्या देता है, मुझे ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट दिस प्रोडक्शन मेथड गिव्स अस GDP-MP, व्हाट इनकम मेथड गिव्स अस NDP-FC, which is also called as domestic income, and what expenditure method gives us? So it gives us GDP-MP और NDP-MP, है ना। ग्रॉस और नेट जहां पे भी आएंगे, उन ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डेप्रीसिएशन। यानी अगर GDP-MP है तो उसमें डेप्रीसिएशन शामिल है, और अगर NDP-MP है तो उसमें डेप्रीसिएशन हटा हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, तो क्या ये बात हम लोगों को समझ में आई या नहीं आई? मुझे इतनी सी बात बता दो कि हाँ सर ये मेरे को पूरा पूरा समझ में आ चुका है। क्लियर है ना? क्या ये बात क्लियर है? इधर तक किसी को कोई इशू है क्या? नहीं ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं हम लोग और समझते हैं इसको। ठीक है ना, आगे बात करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? ये 8 एग्रीगेट्स है ना। अब इन 8 एग्रीगेट्स का मेजर डिफरेंस जो है ये भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखना जरा, बेसिक सा लेआउट है, तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बेसिक सा लेआउट है, तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है सर? जी है। क्या है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारे पास? जी। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? डी। थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है सर? पी। और फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है बेटा? एमपी है। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इधर, नेक्स्ट नीचे क्या आ रहा है सर? फर्स्ट पोजीशन पे जी के अलावा और क्या आ रहा है सर? एन आ रहा है। सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है सर? एन आ रहा है। थर्ड पोजीशन पे तो सर पी का पी ही है, और लास्ट पोजीशन पे क्या है सर? एफ सी है। ठीक है, तो सर ये जो जी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर ग्रॉस। क्या मतलब है? ग्रॉस। इस डी का मतलब क्या है सर? डोमेस्टिक।
इस P का मतलब क्या है सर? प्रोडक्ट। क्या मतलब है? प्रोडक्ट। और इस M का मतलब क्या है सर? इस M का मतलब है मार्केट प्राइस। क्या मतलब है सर? मार्केट प्राइस। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा सर। फर्स्ट N का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर नेट। क्या मतलब बेटा? नेट। नेक्स्ट N का मतलब क्या है बेटा? नेशनल। क्या मतलब है? NATIONAL। ठीक है, और P का मतलब क्या है बेटा? प्रोडक्ट। और इस FC का मतलब क्या है बेटा? फैक्टर कॉस्ट। इजी है क्या? ठीक है, ये मोटी मोटी सी हमारे सामने बात हो गई। सो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये जो जीडीपी एमपी, इसका मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज, व्हाट इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट इज जीडीपी एफसी, इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, मतलब मुझे पता होना चाहिए। फिर एनडीपीएमपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट पढ़ेंगे, है ना। फिर एनडीपीएफसी, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज आर domestic income. Similarly, GNPMP is called as what? Gross national product at market price. GNPFC, gross national product at factor cost. NNPMP, net national product at market price. And NNPFC, net national product at factor cost. Is it clear क्या? है ना, इज इट क्लियर क्या? होपफुली दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है सर, अब ये ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होगा? डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होगा? प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे आएंगे तो इसका डिफरेंस क्या होगा? और एमपी से एफसी का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, इसको हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, बेसिक सी चीजें, इतना मेरे लिए इंट्रोडक्शन जरूरी था जो मुझे समझाना था। ठीक है ना, होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब एक छोटी सी और चीज कर लेते हैं, और वो क्या है सर कि व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स ना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर? वी आर स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सर एक्चुअली है क्या? कब इवैल्यूएट हुआ था? इसके पीछे क्या रीजन थे? इस चैप्टर में हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है और क्या क्या चीजें बात करनी है, उसके बारे में एक बेसिक लेआउट है, कुछ बेसिक सी थ्योरी है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो लेआउट हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आइए जरा फटाफट से देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, और ये चीज क्या बोल रही है इसके ऊपर भी थोड़ा सी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, आइए प्लीज। ठीक है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आप सब क्लास 11 में पढ़ के आए हो। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द rational management of scarce resources in such a manner that at micro level individuals gains can be maximized and at macro level, है ना, social welfare can be maximized for economy as a whole। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो रिसोर्सेज के राशनल मैनेजमेंट पे डील करता है इस तरीके से कि माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल्स के, एक कंज्यूमर के, एक प्रोड्यूसर के गेन्स मैक्सिमाइज हो जाए। एक कंज्यूमर का गेन क्या होता है? मेरा बेसिकली सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए। एक प्रोड्यूसर का एम क्या होता है? मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, है ना। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है और सॉल्यूशन देता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। माइक्रो लेवल पे ये इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, और मैक्रो लेवल पे एग्रीगेट एज अ होल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में क्या करता है? बात करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, है ना। इसको मैं हमेशा लिखवाता हूं EAW, इकोनॉमी एज अ होल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के प्रॉब्लम का स्टडी करता है। तो इकोनॉमी एज अ होल की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है ना, या बिहेवियर या परफॉर्मेंस क्या हो सकता है? इकोनॉमी में पॉवर्टी का लेवल क्या है, पॉवर्टी को कैसे डील करें, नेशनल इनकम इकोनॉमी की कितनी है, बिकॉज नेशनल इकोनॉमी किसी भी नेशन की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है कि एक नेशन किस तरीके से क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। तो नेशन का लेवल क्या है, नेशन के अंदर इनकम का लेवल क्या है, पॉवर्टी का लेवल क्या है ना, प्रोडक्शन हमने पूरे नेशन के अंदर कितना किया, नेशन में एग्रीगेट डिमांड कितनी है, नेशन में एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। दीज ऑल आर द मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली इश्यूज और मैक्रो इकोनॉमिक थिंग्स। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते क्या है हम लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू एड्रेस द सिचुएशंस फेसिंग, क्या सर? सिचुएशंस फेसिंग, कौन कौन सी सिचुएशन पूरी इकोनॉमी एज अ होल फेस कर रहा है ना, कौन कौन सी सिचुएशन या क्या सिचुएशन पूरी इकोनॉमी एज अ होल फेस कर रहा है। यानी
पूरी इकोनॉमी कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है सर? पॉवर्टी हम लोग फेस कर रहे हैं। पॉवर्टी क्या आप, मैं या कोई इंडिविजुअल फेस कर रहा है क्या? पॉवर्टी इज द प्रॉब्लम ऑफ एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम है क्या पॉवर्टी? बताओ मेरे को। नहीं ना, ये पूरे इकोनॉमी की एक कॉमन प्रॉब्लम है। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इशू सिर्फ इंडिविजुअल इशू है क्या? नहीं ना सर, नेशनल इशू है एक तरीके से। ये पावर क्राइसिस इंडिविजुअल इशू है क्या? नेशनल इशू है। आई बात समझ में? सिमिलरली हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी। एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे हो गए? जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल डिमांड पे और मार्केट डिमांड पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट डिमांड पे। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या थी? इंडिविजुअल डिमांड थी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एन इंडिविजुअल। मार्केट डिमांड थी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, बट स्टिल इट वाज अ डिमांड ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो कि इस एसी की डिमांड हो गई बाय वन इंडिविजुअल, तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड है। इस एसी की मार्केट डिमांड क्या है? यानी जितने भी इंडिविजुअल्स डिमांड कर रहे हैं इस एसी को, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। लेकिन अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो हमारे इकोनॉमी में एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी जो मिसाइल बन रही है ना, उन सब की डिमांड बाय ऑल द सेक्टर्स। अब सर इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने होते हैं? ये चीज सोचना जरूरी है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड किसी एक गुड्स की डिमांड नहीं होती, इट इज डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। छोटे से छोटे सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मिसाइल तक जो भी बन रही है, इट इज डिमांड ऑफ ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल दोज सेक्टर्स। अब कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं इकोनॉमी के अंदर? बेसिकली इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं? 4। फर्स्ट इज हाउसहोल्ड, सेकंड इज प्रोड्यूसर और फर्म्स, थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इकोनॉमी में जो भी चीजें बनी हैं उनको ये चारों सेक्टर्स क्या कर सकते हैं बेटा? डिमांड कर सकते हैं, है ना? हाउसहोल्ड डिमांड करेगा, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर का गुड्स डिमांड करेगा, है ना? गवर्नमेंट इन लोगों से चीजें क्या करेगी? डिमांड करेगी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आपकी चीज को डिमांड कर सकता है। आप एक्सपोर्ट करते हो और वो क्या करता है? इंपोर्ट करता है, ठीक है क्या? तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? डिमांड ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय ऑल द सेक्टर्स। समझ गए क्या? तो ये जो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल है, ये माइक्रो में पढ़ोगे या मैक्रो में पढ़ोगे? सर मैक्रो में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड हम पढ़ेंगे किसमें? माइक्रो में। और एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात किसमें करेंगे? मैक्रो में। क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड इज द डिमांड ऑफ ओनली वन गुड, either by one individual person or by all persons in the market, whereas aggregate demand is the demand of all goods and services produced within domestic territory by all the sectors। यानी हमारे देश में जो भी गुड्स बनती है उसको 4 तरीके से लोग खरीद सकते हैं। हाउसहोल्ड, एक फर्म दूसरी फर्म से खरीद सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खरीद सकता है, गवर्नमेंट खरीद सकती है, एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट खरीद सकते हैं। क्लियर है क्या? इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट various interlinkages which may exist between the different sectors of an economy। अब सर सेक्टर्स के बीच में कोई इंटरलिंकेज होता है क्या? हाँ सर होता है, ठीक है ना? इस इंटरलिंकेज को हम आगे सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम से पढ़े, है ना? मान लो मुकेश अंबानी जी जो है ना, उनको एक दिन लगा बेसिकली सर कि हम जियो सेटअप करते हैं, है ना? इसके पीछे भी एक स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? जियो बेसिकली बना कैसे? JIO, इसको फ्लिप करना क्या बनता है? ओ का तो ही रहेगा, आई का आई रहेगा, लेकिन जे को फ्लिप करो तो क्या बनता है? ऑयल बनता है। अंबानी जी क्या करते हैं? ऑयल रिफाइनिंग का काम करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग को इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? जियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना? कुछ ऐसी स्टोरी है कि इनकी बेटी ईशा अंबानी बाहर पढ़ने गई, इंडिया आई तो पापा को बोलती है पापा दिस इंटरनेट सक्स, ठीक है ना, कि यहाँ पे इंटरनेट इतना घटिया कैसे? तो अंबानी जी को लगा कि बड़ा अच्छा आइडिया है, इंटरनेट में अपन बढ़िया काम कर सकते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इनका पहले से टैगलाइन है ना? लेकिन जिस समय पे अंबानी फैमिली का पार्टीशन हुआ उस समय जो रिलायंस कम्युनिकेशन थी, रिलायंस कॉम जिसको बोलते थे, वो चली गई थी अनिल अंबानी के पास में। मुकेश अंबानी जी के पास में एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत था ही कि यार हमारी फैमिली ये काम कर तो चुकी है, तो इन्होंने नए सिरे से क्या किया? जियो सेटअप कर दिया, 4G रिवॉल्यूशन लेके आए। तो अगर रियल मायने में डिजिटल क्लासरूम सेटअप का या बेसिकली इकोनॉमी के अंदर 4G रिवॉल्यूशन लाने वाला पर्सन मैं मानूं तो दैट इज मुकेश अंबानी। उसका विजन था, इसलिए 4G हमको जल्दी देखने को मिला 2017-18 के अंदर।
अदरवाइज ऑल डिलेड हम लोगों को क्या होता मिलता, और हम 1 GB 2 GB डेटा के क्या दे रहे होते बेटा, पैसे दे रहे होते। समझ गए? तो जैसे ही बेसिकली क्या हुआ, जियो सेटअप हुआ, तो मुकेश अंबानी जी को काम करने के लिए क्या चाहिएगा, 4 फैक्टर्स चाहिए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कहां से आएंगे ये? हाउस होल्ड से आएंगे। कहां से आएंगे? हाउस होल्ड से आएंगे। यानी हम जो सब 140 करोड़ इंडियंस हैं, ये मुकेश अंबानी जी जैसे लोगों को नहीं, जियो को क्या करेंगे, लैंड सप्लाई करेंगे, लेबर सप्लाई करेंगे, कैपिटल सप्लाई करेंगे, और एंटरप्रेन्योर मुकेश अंबानी जी खुद अंबानी फैमिली से उठ के आएंगे। हम लोग उनमें क्या करेंगे, शेयर्स पे पैसा लगाएंगे, और ये क्या करेंगे, जियो की सर्विसेज बनाएंगे। जियो की सर्विसेज बनाएंगे, और इन जब चारों सर्विसेज का यूज लेंगे तो लैंड को ये क्या देंगे, रेंट, लेबर को क्या देंगे, ये वेजेस, कैपिटल को ये क्या देंगे, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या ले जाएगा अपने घर पे, प्रॉफिट। यानी हाउस होल्ड से 4 लोग आए फर्म में काम करने के लिए, और हाउस फर्म से बेसिकली इनको क्या गई, इनकम गई। इनकम जाने के साथ साथ में जियो की सर्विसेज भी जाएगी, जो जियो की सर्विसेज यही हाउस होल्ड वापस क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो फर्म और हाउस होल्ड एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हुए या नहीं हुए, ये कौन बता रहा है आपको, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बता रहा है। क्या बता रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बता रहा है। ठीक है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज इमर्ज्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन द 1930s ड्यू टू कीन्स, है ना। कीन्स का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बोलते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या बोलोगे बेटा, जॉन मेनार्ड कीन्स। 1930 के अंदर कुछ ऐसा हुआ, ठीक है ना, जिसने बेसिकली इकोनॉमिक्स को एक नए तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया। एंड वो जो नया सोच था वो बेसिकली इट वाज गिवन बाय द जॉन मेनार्ड कीन्स। किसने दिया था, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा और डिस्कस करूंगा इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या कुछ बेसिक बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ और शेयर करनी है। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।